नमस्कार, एएनबी न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ मुस्कान। स्वागत है आप सभी का एएनबी न्यूज के स्पेशल बुलेटिन उत्तराखंड के महासंग्राम में। कर्नाटक विधानसभा चुनाव के बाद धामी सरकार ने दायित्वों का आवंटन हो सकता है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने भी ये संकेत दिए हैं। कैबिनेट मंत्री रहे चंदन रामदास के निधन के बाद अब मंत्रिमंडल विस्तार भी प्रभावित है। उनके निधन से खाली हुई बागेश्वर विधानसभा सीट पर उपचुनाव के बाद इसकी संभावना प्रबल है। मुख्यमंत्री ने इस संभावना से इंकार नहीं किया है। मंत्रिमंडल में आपको बता दें अभी 4 पद खाली हैं। शुरू से ही उत्तराखंड सरकार में खाली पड़े मंत्री पदों को भरने की चर्चा होती रही है और इन पदों को भरने के लिए केंद्रीय नेतृत्व के सामने भी कई बार चर्चा हो चुकी है। विपक्ष भी खाली पड़े पदों को न भरे जाने पर सरकार और संगठन पर सवाल उठाता रहा है। अब एक बार फिर महेंद्र भट्ट के बयान से बीजेपी नेताओं को दायित्वों के लिए और विधायकों को मंत्री पद के लिए आस जग गई है। महेंद्र भट्ट ने साफ तौर पर कहा कि दायित्वों को लेकर लिस्ट तैयार कर ली गई है और जल्द ही मंत्रिमंडल का भी विस्तार कर दिया जाएगा। भट्ट का कहना है कि लेट लतीफी कर्नाटक चुनाव के कारण हो रही है। साथ ही साथ भट्ट ने ये भी कहा कि बागेश्वर उपचुनाव पर भी पार्टी चर्चा करेगी और दायित्व वितरण भी जल्द करेगी। आपको बता दें कि पिछले दिनों बागेश्वर से बीजेपी विधायक और कैबिनेट मंत्री चंदन रामदास का निधन हो गया था, जिसके चलते बागेश्वर विधानसभा में उपचुनाव होने हैं। अब धामी सरकार में कुल मंत्री पद की 4 कुर्सियां खाली है। मंत्रिपरिषद का विषय इस पर अनेकों बार बातचीत होती रहती है। अभी माननीय मुख्यमंत्री जी दुष्यंत गौतम से मिले हैं, दिल्ली में कुछ बातचीत हुई है और उसी के आधार में कह सकते हैं कि उस विषय में 2 विषय महत्वपूर्ण, दायित्वधारी वाला विषय था और दूसरा बागेश्वर का चुनाव था। बागेश्वर चुनाव के लिए बहुत जल्दी हम लोग बैठने वाले हैं, उसकी सूचना हम आपको दे देंगे। दायित्व लटके नहीं है, दायित्वों की सूची केंद्र नेतृत्व के पास है। कर्नाटक चुनाव के कारण विलम्ब हुआ है और माननीय मुख्यमंत्री जी ने अभी हमारे प्रदेश के प्रभारी दुष्यंत गौतम से उनकी भेंट हुई है, बहुत जल्दी सूची सार्वजनिक होगी। महेंद्र भट्ट ने बिल्कुल साफ तौर पर इंतजार कर रहे नेताओं और विधायकों को इशारा दिया है कि कर्नाटक चुनाव के बाद उत्तराखंड में दायित्वों का वितरण और मंत्रिमंडल का विस्तार साथ साथ कर दिया जाएगा। लेकिन भट्ट ने बागेश्वर उपचुनाव को बीच में लाकर फिर संदेह पैदा कर दिया है। ये साफ तौर पर कहा है कि दायित्वों के वितरण और मंत्रिमंडल विस्तार में कर्नाटक चुनाव के कारण विलंब हो रहा है, लेकिन बागेश्वर उपचुनाव का जिक्र करते हुए ये साफ तौर पर नहीं कहा जा सकता कि उपचुनाव से पहले पदों का वितरण होगा या बाद में। यानी नेताओं के दायित्व पाने और विधायकों के मंत्री बनने का इंतजार कितना और लंबा होगा ये कहा नहीं जा सकता। इससे पहले भी पार्टी की तरफ से कई बार जल्द ही बंटवारे का वादा किया जा चुका है। आपको बता दें कि लोकसभा चुनाव नजदीक है और उत्तराखंड में निकाय चुनाव भी होने हैं। लिहाजा बीजेपी के लिए दायित्वों पर नियुक्ति के साथ साथ खाली पड़े मंत्री के पद भरने की भी जिम्मेदारी हो गई है, वरना विपक्ष सवाल उठाता ही रहेगा। देखिए, वैसे तो ये बीजेपी का अंदरूनी मामला है, लेकिन मेरा ये मानना है कि बीजेपी इन पदों का इस्तेमाल झुनझुने के रूप में करती है ताकि एक उम्मीद बनी रहे विधायकों में कि यार मेरा मंत्री में नाम आ सकता है और उससे बहुत सारी चीजें साधी जा सकती है। पर मैं तो ईश्वर से केवल यही प्रार्थना करना चाहता हूँ कि कोई ऐसा विधायक मंत्री ना बन जाए जो सड़कों पर लोगों को पीटे, गाली गलौज करे या विधानसभा में बैकडोर भर्ती करे और बीजेपी की हालत खराब हो जाए, उसके खिलाफ कार्रवाई करे। खाली मंत्री पद और दायित्वों को लेकर विपक्ष सरकार पर हमेशा आरोप लगाता रहा है। विपक्ष के मुताबिक खाली पड़े मंत्रियों के पदों को बीजेपी सरकार विधायकों को रिझाने के लिए इस्तेमाल करती है, लेकिन महेंद्र भट्ट के बयान ने एक बार फिर विधायकों और नेताओं की उम्मीद हरी कर दी है। भट्ट के मुताबिक जल्द ही दायित्वों का वितरण और मंत्रिमंडल में विस्तार कर दिया जाएगा, लेकिन बागेश्वर उपचुनाव से पहले या बाद में कहा नहीं जा सकता। उधर विपक्ष हाल ही में हुई मारपीट की घटना में घिरे
कैबिनेट मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल का जिक्र करते हुए ये आग्रह कर रहा है कि नए मंत्रियों में मारपीट करने वालों को कोई पद न दिया जाए। जानकारों का ये भी मानना है कि अगर मंत्रिमंडल में विस्तार हुआ तो प्रेम की छुट्टी हो सकती है, लेकिन पहले भी प्रेमचंद कई विवादों में घिर चुके हैं और कयास लगाने वालों कई कयास गलत निकले हैं। तमाम हंगामा होने के बाद भी मंत्री जी कुर्सी पर विराजमान हैं। एएनबी न्यूज के लिए देहरादून से तारिक अंसारी की रिपोर्ट। तो जिस तरीके से धामी कैबिनेट में अभी दायित्वों का भी बंटवारा होना है, साथ ही साथ मंत्रिमंडल का भी विस्तार होना है, लेकिन ये दोनों कार्य अटके हैं। इसका कारण खुद महेंद्र भट्ट ने बताया है कि कर्नाटक चुनाव जिस तरीके से आए हैं उसमें जब बिजी है पूरी कैबिनेट, तो इसी वजह से धामी सीएम धामी वहीं पर बिजी हैं, इसी वजह से अभी दायित्वों का बंटवारा नहीं किया जा सकता। अब उन्होंने ये संकेत भी दे दिए हैं कि जैसे ही कर्नाटक चुनाव संपन्न होते हैं उसके बाद बागेश्वर में, क्योंकि जो विधायक थे वहां के चंद्र रामदास, उनके निधन के बाद वो सीट खाली हुई, जब वहां पर उपचुनाव होंगे उसके बाद दायित्वों का बंटवारा साथ ही साथ मंत्रिमंडल का जो विस्तार है वो कर दिया जाएगा। ये धामी सरकार ने साफ तौर पर संकेत दिए हैं। खुद प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने ये संकेत दिए हैं और सीएम धामी ने भी इससे इनकार नहीं किया है कि जल्द ही अब दायित्वों का बंटवारा हो जाएगा। दायित्वों के साथ साथ आपको बता दें कि मंत्रिमंडल का विस्तार भी होना है, जिस पर अभी 4 मंत्री पद खाली हैं और इन चारों पर कौन मंत्री बनेगा ये सवाल है, लेकिन 4 मंत्री पद अभी खाली हैं। और ऐसे में विपक्ष भी आरोप लगा रहा है, एक अनुरोध विपक्ष द्वारा किया गया है धामी सरकार से कि जिस तरीके से प्रेमचंद अग्रवाल ने पिटाई की है आम लोगों की, उसी तरीके से किसी और पिटाई वाले मंत्री को, किसी भी विधायक को मंत्री ना बनाया जाए, इस तरीके की बात विपक्ष कर रहा है। यानी कि विपक्ष लगातार सवाल उठा रहा है। इसी बीच अब कैबिनेट विस्तार चुनाव से पहले होगा या चुनाव के बाद, या फिर दायित्वों का बंटवारा चुनाव से पहले होगा या चुनाव के बाद, ये तो वक्त बताएगा। लेकिन अब ये साफ हो गया है कि आने वाले समय में जल्द ही बीजेपी नेताओं को दायित्वों का बंटवारा और मंत्रिमंडल का विस्तार हो जाएगा। इसी पर चर्चा की शुरुआत कर लेते हैं। तमाम गेस्ट हमारे साथ मौजूद हैं, उनका तारुफ आपसे करवा देते हैं। संजीव वर्मा जी प्रदेश प्रवक्ता बीजेपी से हमारे साथ मौजूद हैं, हेमंत साहू जी नेता कांग्रेस से हमारे साथ मौजूद हैं और प्रभाकर उनियाल जी राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर हमारे साथ मौजूद हैं। आप सभी का बहुत स्वागत है एएनबी न्यूज पर। सबसे पहले संजीव वर्मा जी, शुरुआत आप ही से करना चाहूंगी, क्योंकि दायित्वों का बंटवारा लगातार इस पर सवाल बनता रहा है और विपक्ष इस पर सवाल उठा रहा है कि आखिर कब तक दायित्वों का बंटवारा नहीं होगा। विपक्ष ही नहीं, खुद बीजेपी के नेता इस बात का इंतजार कर रहे हैं कि आखिर उन्हें उनकी जिम्मेदारियां कब मिलेगी। मुस्कान जी, देखिए, माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी के द्वारा पूरी तरह से स्पष्ट कर दिया गया है कि बहुत ही शीघ्र संभवतः कर्नाटक के अभी हमारे चुनाव चल रहे हैं और कर्नाटक के चुनाव के बाद दायित्व का वितरण कर दिया जाएगा। सूची पूरी तरह से तैयार की जा चुकी है, माननीय मुख्यमंत्री जी को भेजी जा चुकी है और इसमें केवल अंतिम मोहर लगने शेष है। और जितने भी हमारे दायित्वधारी हैं जो बहुत एक लंबे समय से जिन कार्यकर्ताओं को दायित्व दिया जाना है, वो सभी लोग इंतजार भी कर रहे हैं और उनके इंतजार की घड़ियां बहुत शीघ्र ही समाप्त भी होने वाली है। साथ ही मुस्कान जी, मैं आपको ये भी बता देना चाहता हूँ, भारतीय जनता पार्टी में जो दायित्व दिए जाते हैं, हमारे सभी कार्यकर्ता कैपेबल हैं और किंतु दायित्व बहुत एक सीमित संख्या में ही हम लोग दे सकते हैं। और हमारे जो दायित्व जिन भी कार्यकर्ताओं को दिए जाते हैं, तो हमारे दायित्व एक तरह से रिस्पॉन्सिबिलिटी का काम करते हैं, ताकि वो जिन भी लोगों को दायित्व देंगे वो सभी लोग राज्य सरकार और केंद्र सरकार के जितने भी नीतिगत हमारे फैसले हैं, जो हमारे काम हैं, केंद्र सरकार की और राज्य सरकार की जितनी योजनाएं हैं, उनको जन जन तक पहुंचाने का वे लोग काम करेंगे। तो एक तरह से
जितना जल्दी दायित्व का हम लोग वितरण करेंगे तो हमारी तो सरकारों की योजनाएं जन जन तक पहुंचने का एक वो माध्यम के रूप में हम लोग उनको उसको देखते हैं। तो शीघ्र से शीघ्र दायित्व का भी वितरण कर दिया जाएगा। और साथ ही जो आपने एक साथ ही दूसरा जो इसमें प्रश्न किया था मंत्रिमंडल का विस्तार, तो माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी ने स्पष्ट किया है। अभी हमारा उपचुनाव होना है बागेश्वर का, जिसमें हमारे दिवंगत स्वर्गीय चंदन रामदास जी जिनका आकस्मिक अभी निधन हुआ है, उनकी वजह से भी, उनके देहांत की वजह से जो एक सीट रिक्त हुई है उस पर भी उपचुनाव होना है। और संभवतः उपचुनाव से पहले या बाद में जब भी संगठन उपयुक्त समझेगा दायित्व का वितरण भी होगा। और साथ ही जो हमारे 4 मंत्री पद भरे जाने हैं उसके ऊपर भी हम लोग कार्यवाही करेंगे। अभी हमारा पूरा ध्यान कर्नाटका के चुनाव पर है। कर्नाटका को जीतना है। हमारे बहुत बड़ी संख्या में हमारे कार्यकर्ता कर्नाटका के लिए प्रस्थान किए हुए हैं। ठीक है वर्मा साहब, आगे बढ़ते हैं। मैं एक बार फिर से लौटूंगी आपके पास। जी ठीक है हेमंत साहू जी, जिस तरीके से बीजेपी ने ये कहा है कि अब कर्नाटक चुनाव के बाद दायित्वों का बंटवारा कर दिया जाएगा, मंत्रिमंडल का विस्तार भी जब विधानसभा उपचुनाव होंगे उसके बाद कर दिया जाएगा, ऐसे में लंबे समय से बीजेपी नेता इंतजार कर रहे हैं दायित्वों के, लेकिन अभी तक जिम्मेदारी नहीं दी गई है। कांग्रेस इस पर लगातार मुखर होकर आवाज उठा रही है कि आखिर क्यों अभी तक दायित्व नहीं दिए गए हैं। हेमंत साहू जी, कहना चाहता हूँ, भारतीय जनता पार्टी का ध्यान हमेशा चुनाव जीतने में रहता है। इनका ध्यान जनता के हितों में होना चाहिए। प्रदेश में समस्याओं का अंबार लगा है, उनसे निपटने के लिए होना चाहिए। दायित्वों का बंटवारा शीघ्र होना चाहिए था। मंत्री पद 3 पहले से रिक्त थे। एक स्वर्गीय चंद्र रामदास जी के निधन की वजह से सीट रिक्त हो गई, तो ऐसे में महत्वपूर्ण मंत्रालय में कोई मंत्री अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन नहीं कर रहा है, तो निश्चित तौर पर जनता की समस्याओं का समाधान नहीं हो पा रहा है। जनता मूलभूत समस्याओं से जूझ रही है और भारतीय जनता पार्टी का हमेशा एक ही टारगेट है, चुनाव जीतना। किसी किसी भी तरह से सत्ता में काबिज होना। इनका ध्यान जनता के हितों में बिल्कुल नहीं है। मेरे कहने का मतलब है, कांग्रेस पार्टी के कहने का मतलब है, जो जनहित के मुद्दे हैं, चाहे तो उत्तराखंड प्रदेश की बदहाल स्वास्थ्य सेवाओं की बात करें, बदहाल सड़कों की बात करें, बेरोजगारी की बात करें, महंगाई की बात करें, इन सब से निपटने के लिए सरकार का ध्यान नहीं है। मंत्री और मुख्यमंत्री और भारतीय जनता पार्टी की जिन नेताओं को जनता के हितों में काम करना चाहिए, वो कर्नाटक में चुनाव लड़ाने की बात कर रहे हैं, वो पार्टी को जिताने का काम कर रहे हैं, तो जनता कहाँ जाएगी? जनता जो अपनी समस्याओं से जूझ रही है, अंकिता बंधारी हत्याकांड की बात करें तो उस पर भी अभी कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई। तो जनता परेशान है। भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को, खासतौर पर माननीय मुख्यमंत्री जी को चाहिए कि तत्काल सारे मंत्रियों के पदों को भरें और जो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता उनको भी सम्मान देते हुए वित्त राज्य मंत्री के जो पद है उनको भी भरने का काम करें, तो निश्चित तौर पर सरकार का काम बहुत आसानी से हो सकेगा। ठीक है प्रभाकर जी, आपके पास मैं आना चाहूंगी। दायित्वों का बंटवारा अभी तक नहीं हो पाया है, हालांकि शीघ्र अतिशीघ्र हो जाना चाहिए था। जितना दायित्वों का बंटवारा जल्दी होगा, प्रदेश के विकास में उतने ही ज्यादा पंख लगेंगे। धामी सरकार नीति और नियत से काम कर रहे हैं, लेकिन नीति बेहतर तरीके से शायद आगे नहीं बढ़ पा रही है। दायित्वों का बंटवारा अगर पहले होता तो अभी तक जितना विकास हुआ है उत्तराखंड में उससे ज्यादा हो सकता था। आप किस तरीके से देखते हैं? मुस्कान जी, जो दायित्व वाला विषय है, सबसे पहले स्वर्गीय नरेंद्र तिवारी जी जब यहाँ मुख्यमंत्री थे, उन्होंने 350 के लगभग लाल बत्तियां बांटी थी। उसमें दायित्व नहीं होते थे, लाल बत्तियां, और जिसने मांगी उसको उन्होंने लाल बत्ती दे दी। छोटा मोटा जो भी नेता था, सारे कांग्रेसियों को लाल बत्ती उन्होंने नवाज दी, और इस छोटे से प्रदेश पर बहुत बड़ा भार उन्होंने डाला। हमारे कांग्रेस के मित्र चाहते हैं कि वही स्थिति
प्रदेश में हो, अंधाधुंध लाल बत्तियां बांट दी जाएं, अंधाधुंध दायित्व बढ़ा दिया जाए, ये स्थिति नहीं है। जहां बहुत आवश्यक है, जैसे जो संवैधानिक संस्थाएं हैं, महिला आयोग है, बाल संरक्षण आयोग है, सूचना आयोग, जो बहुत संवैधानिक जिनकी स्थिति है, वहां तो अवश्यमेव ये दायित्व है सरकार का। रही केवल राजनीतिक लाभ हानि की दृष्टि से, कार्यकर्ताओं को प्रसन्न करने की दृष्टि से अगर दायित्व बांटे जाते हैं तो उनके स्थान वो बहुत प्राथमिकता का विषय नहीं है। प्राथमिकता का विषय तो ये है कि उन दायित्वधारियों में से कौन से ऐसे दायित्व हैं जो प्रदेश के हित में और सरकार के और जनता के बीच में संवाद का काम कर सकते हैं। कार्यकर्ताओं का शासन सत्ता में बहुत अधिक उनका काफी कुछ उनका प्रभाव हो, लोगों के काम करवा सके, यहाँ तक उसकी भूमिका है। और वो दायित्व बहुत अधिक संख्या में 350, 400, 500 उसकी आवश्यकता नहीं है। बहुत जो गिने चुने लोग हैं, जो समर्पित, जिनका समर्पण समाज के प्रति है, जिनका विचारों के प्रति समर्पण है, जिनका जन भावनाओं के प्रति समर्पण है, उनको चुन करके दायित्व दिए जाने चाहिए। दूसरी बात, मंत्रिमंडल का, वो हमारे मित्र कांग्रेस के कह रहे थे, भाजपा के मित्र ने तो अपनी परिस्थिति बता दी, लेकिन वास्तव में जो विधानसभा के सदस्य संख्या है उसका 15% अधिकतम संख्या हो सकती है। और अधिकतम संख्या होना अनिवार्य है ऐसा नहीं है, वो आधे भी हो सकते हैं, 2/3 भी हो सकते हैं, सीमित संख्या में भी हो सकते हैं। प्रदेश की सारी राजनीतिक परिस्थिति, प्रदेश की आर्थिक परिस्थिति, प्रदेश की आवश्यकता, इन सब बातों को देख करके मंत्रिमंडल का विस्तार किया जाना है। अगर कम मंत्रियों से काम चल सकता है तो कम से भी हो सकता है। कोई जरूरी नहीं है कि सारे पद भेज जाएं और 15% पूरे मंत्री हों। इसलिए ये बातें राजनीतिक विषय का नहीं है। और दूसरी बात है, जो विपक्षी दल है उसका बोलने का विषय नहीं है। ये कितने दायित्वधारी बने या कितने मंत्री बने उसका विषय नहीं है। वो विषय ये है कि आवश्यक काम काज सरकार का ठीक से चल रहा है कि नहीं चल रहा है, सरकार पूरी मुस्तैदी से काम कर रही कि नहीं है, जनता के विषयों पर सरकार त्वरित कार्रवाई कर रही कि नहीं है, जनता सरकार के निर्णय लेने की प्रक्रिया क्या है, जो मुख्यमंत्री हैं उनका और मंत्रियों के बीच में संवाद की स्थिति क्या है, विधायकों के साथ मंत्रियों की संवाद की स्थिति क्या है, इन सब चीज़ों का महत्व होता है। और मैं समझता हूँ इन सारे विषयों पर भारतीय जनता पार्टी की ओर से मंत्रिमंडल के विस्तार को लेकर के कोई जन आंदोलन हो या जनता में कोई असंतोष हो, ऐसी बात नहीं। इच्छुक लोग होते हैं, बहुत सारे विधायक मंत्री बनने के इच्छुक हैं, उनकी भावनाओं का जो पार्टी है वो विचार करती होगी निश्चित रूप से। और जिनमें संभावना अधिक है उनके समायोजित करने पर भी विचार होता है। अब बहुत सारी राजनीतिक परिस्थितियां, जैसे उदाहरण के लिए कर्नाटका में चुनाव चल रहा है। अब कर्नाटका का चुनाव महत्वपूर्ण चुनाव है। इस दौरान कोई भी राजनीतिक निर्णय दूसरे तरह के प्रभाव स्थापित कर सकता है, क्योंकि दायित्व देंगे तो कुछ लोगों को दायित्व नहीं मिलेगा, उनकी नाराजी हो सकती है। मंत्रिमंडल का विस्तार करेंगे, कुछ लोग बाहर रह जाएंगे, नाराजी हो सकती है। तो ऐसे मौके पर इस निर्णय को थोड़े समय के लिए स्थगित रखा जाता है, स्वाभाविक बात है। अगर यह स्थिति है तो मैं समझता हूँ भारतीय जनता पार्टी इस कसौटी पर ठीक ठाक उतर रही है। और ऐसी कोई मांग की दायित्व बहुत अधिक मिले, जनता की ओर से ऐसी मांग नहीं होती। यह मांग कार्यकर्ताओं की ओर से होती है, कार्यकर्ताओं की स्वाभाविक इच्छा है। और मैं समझता हूँ एक अनुशासित पार्टी, आगे बढ़ने वाली पार्टी, जनता के बीच में जाने वाली पार्टी के रूप में भारतीय जनता पार्टी इन बातों को गंभीरता से ले रही होगी और गंभीरता पूर्वक इस विषय में निर्णय करेंगी, ऐसी आशा की जानी चाहिए। ठीक है, हेमंत साहू जी, प्रभाकर उनियाल जी का साफ तौर पर कहना है कि क्योंकि उन्होंने कांग्रेस का भी जिक्र किया, जब सरकार थी कांग्रेस की उस समय में लाल बत्ती बांटी गई थी सभी को। हालांकि अब बीजेपी जो दायित्वों का बंटवारा अभी तक नहीं कर पा रही है, उनके नजरिए में ये ठीक है। वो कह रहे हैं कि अंधाधुंध दायित्वों का बंटवारा नहीं करना चाहिए, जब जरूरत होगी तब कर दिया जाएगा। तो राजनीतिक विश्लेषक न होकर वो भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता की तरह बात कर रहे थे। सारा पक्ष वो भारतीय जनता पार्टी का रख रहे थे। दूसरी बात मैं कहना चाहता हूँ कि मैं हम लोग दायित्व बांटे जाए। आलोचना मुझे भी करनी है क्या? आप कांग्रेस का कोई पक्ष हो तो बताइए, मैं रख दूंगा भाई, मुझे क्या समस्या है। कांग्रेस भी राष्ट्रीय पार्टी है, मुझे समस्या नहीं है। ये दायित्व देने का काम सरकार का है,
मंत्रिमंडल का विस्तार करना सरकार का काम है, सरकार भारतीय जनता पार्टी की है, इसलिए बात भारतीय जनता पार्टी पर होगी। इसमें आपको कहाँ से लग गया कि मैं भारतीय जनता पार्टी का प्रवक्ता बन गया हूँ? नहीं, आपने जितने भी कोर्ट है, मीडिया कह देना, विश्लेषकों को पार्टी प्रवक्ता बना देना, ये चिंतन कांग्रेस पार्टी का ये ठीक नहीं है। आप अपना चिंतन स्वस्थ रखिए, सुनने का साहस रखिए। मैंने कोई सुनने का हम लोगों को पूरा साहस है, समझने का भी साहस है। प्रदेश की जनता के साथ जो है अत्याचार हो रहा है, महंगाई का अत्याचार हो रहा है, बेरोजगारी का अत्याचार हो रहा है, बघाल स्वास्थ्य सेवाओं का जो अत्याचार हो रहा है, जनता बिजली पानी के लिए रात को 1 बजे भटक रही है, उन सब बातों से निपटने के लिए सरकार का कोई ध्यान नहीं है। राजनीतिक विश्लेषण का काम ये भी होता है जनता के हितों की बात को करना, ना कि सिर्फ सरकार और भारतीय जनता पार्टी का पक्ष रखना। भाई देखिए, जो विषय चर्चा का है उस सीमा के अंदर मुझे बात रखनी है। आप महंगाई पर चर्चा करेंगे, मैं महंगाई पर बोलूंगा। आप बेरोजगारी पर चर्चा करेंगे, मैं बोलूंगा। आज चर्चा का विषय ये था मंत्रिमंडल का विस्तार, देशों का वितरण। ठीक है प्रभाकर साहब, इस विषय पर बात रखी है। अब आप चाहते हैं कि मैं आपकी बात मैं कहूँ, मैं कांग्रेस का प्रवक्ता बन जाऊं, ऐसा तो नहीं होगा ना भाई। मैं अपनी ठीक है हेमंत साहू जी, रिक्वेस्ट है व्यक्तिगत टिप्पणी ना करें, मुद्दा जिस पर है वही बात करें, क्योंकि व्यक्तिगत जब दायित्वों का मुद्दा है तो उन्होंने दायित्वों पर अपनी बात रखी, आप अपनी बात रख दें। निश्चित तौर पर हम लोगों को सिर्फ एक ही कहना है कि जो कैबिनेट के रिक्त पद हैं वो तत्काल भरे जाए, साथ ही साथ जो महत्वपूर्ण डिपार्टमेंट है उनके जो राज्य मंत्री है उनकी भी नियुक्ति हो। हम लोग बिल्कुल नहीं चाहते कि प्रदेश के ऊपर अतिरिक्त बोझ पड़े, बेवजह के मंत्री राज्य मंत्री का दायित्व सौंपा जाए बेवजह। हम लोग बिल्कुल इस पक्ष में नहीं है। माननीय प्रभाकर जी की बात से मैं सहमत हूँ कि अतिरिक्त लोड पड़ेगा, लेकिन जो महत्वपूर्ण डिपार्टमेंट है उनमें राज्य मंत्रियों की भी नियुक्ति हो, साथ जो प्रदेश के अंदर जो 4 कैबिनेट के पद रिक्त हैं उन पर शीघ्र नियुक्ति हो, क्योंकि वो बहुत महत्वपूर्ण मंत्रालय, बहुत महत्वपूर्ण लोगों को दिया है। और सबसे बड़ा विषय यह है कि इसमें बदमाश किस्म के लोगों को, गुंडे किस्म के लोगों को जो मारपीट करते हैं, गाली गलौज करते हैं, जिनका समाज में व्यवहार अशोभनीय, ऐसे लोगों को किसी भी कीमत में कैबिनेट में और राज्यमंत्री के तौर पर जिम्मेदारी न दी जाए। जैसे प्रेमचंद अग्रवाल जी ने एक आम व्यक्ति के साथ पिछले दिनों मारपीट की, वो निश्चित तौर पर घटना पूरे प्रदेश को शर्मसार करने वाली थी। एक कैबिनेट मंत्री स्तर के व्यक्ति अगर कैबिनेट मंत्री इस तरीके की हरकत करता है तो निश्चित तौर पर पूरे प्रदेश का नाम पूरे देश में खराब होता है, पूरी दुनिया में खराब होता है। तो ऐसे किसी भी व्यक्ति को कैबिनेट। ठीक है साहू साहब, एक बार फिर से मैं लौटूंगी आप सभी के पास। इसी बीच उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी क्या कुछ कह रहे हैं वो आपको सुनाते हैं। तो उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी अपना संबोधन दे रहे हैं। आपको बता दें कि पुलिस कार्यक्रम में वो यहाँ पर मौजूद हैं, इस दौरान वो अपना संबोधन दे रहे हैं। उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी का ये संबोधन। चलिए चर्चा की शुरुआत एक बार फिर से कर लेते हैं। संजीव वर्मा जी, आपके पास मैं आना चाहूंगी। विपक्ष लगातार सवाल कर रहा है कि दायित्वों का बंटवारा होना चाहिए, चाहे कोई कुछ भी कहे, लेकिन दायित्वों का बंटवारा वो चाहते हैं कि समय पर हो। और दूसरी बात ये कि एक बार फिर से प्रेमचंद अग्रवाल को कोट करते हुए उन्होंने सीधा कहा कि इस किस्म के जो विधायक है उनकी भी भर्ती ना हो इस बार कैबिनेट में। हाँ जी, देखिए, मैं बारी बारी 2-3 प्रश्न है और जो मेरे कांग्रेस के मित्र हैं उनके द्वारा उठाए गए हैं, तो मैं उनकी बात का भी जवाब दे दूं। अभी उन्होंने ये बोला था कि भारतीय जनता पार्टी वाले जब चुनाव होते हैं तो चुनाव की चिंता करते हैं। हाँ, भारतीय जनता पार्टी का प्रत्येक कार्यकर्ता अपनी पार्टी को हम कैसे आगे बढ़ाएं, कैसे हम पार्टी का विस्तार करें, उसकी प्रत्येक कार्यकर्ता चिंता करता है। चाहे छोटा हो, बड़ा हो, चाहे बूथ स्तर का हो, मंडल का हो, जिले का हो, प्रदेश का हो, चाहे राष्ट्रीय स्तर का हो, प्रत्येक कार्यकर्ता भारतीय जनता पार्टी को अपनी मां के रूप में हम लोग मानते हैं, उसकी पूजा करते हैं। पार्टी हमारी मां है और हम उसका पूरा
आदर सत्कार भी करते हैं। और जिस तरह से अभी उन्होंने कहा भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को चुनाव के अलावा कोई मतलब ही नहीं, क्यों? हम तो हर जगह अपना आधार मजबूत कर रहे हैं, हर जगह अपना विस्तार कर रहे हैं, हर जगह जनता का हमको आशीर्वाद मिल रहा है। जनता हमारे विकास कार्यों को, हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर के डेवलपमेंट को, जो हमारा मॉडल है उसको, जो हम बिल्कुल धरातल स्तर पर हमने अपनी एक पहचान बनाई है अपने कार्य के द्वारा, अपनी सेवा के द्वारा, जनता उसको सराह रही है और हर जगह पर हमको जीत मिल रही है, हर जगह पर जनता का हमको आशीर्वाद मिल रहा है। किंतु कांग्रेस पार्टी को लगातार जो एक के बाद एक हार का मुंह देखना पड़ रहा है, तो ये लोग एक तरह से बिल्कुल कह देना चाहिए कि मायूस हो गए हैं और इनको पता है कि जो वो मर्जी कर लें, अंतोगत्वा हार का ही मुंह देखना है, तो इसलिए ये लोग एक तरह से विमुख जैसे हो गए हैं। और अभी देखिएगा मुस्कान जी, कांग्रेस पार्टी जो बोलती है वो कभी करती नहीं। अभी यहाँ पर चुनाव हुए थे हिमाचल प्रदेश में और इनके जो पार्टी के बड़े नेता, उन्होंने कहा था 10 दिन के अंदर हम 1 लाख लोगों को। ठीक है संजीव वर्मा जी, बुलेटिन में फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, फौरन हाजिर होंगे।